हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स एंड अर्थशास्त्र के। ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन से आपका गेस किया गया है यानी अनुभवी टीचरों द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, आने वाला जो एग्जाम है, आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपका सेलेक्टिव क्वेश्चन है, गेस किया गया क्वेश्चन है, जो अनुभवी टीचर हैं उनके द्वारा तैयार किया गया है, यानी उनके द्वारा एक सेलेक्ट किया गया कि ये नहीं, ये सब क्वेश्चन को कराना चाहिए। आने वाला जो एग्जाम है वहां पूछने के चांस ये सब क्वेश्चन से ज्यादा है। ठीक है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक संतुलित बजट किसको कहते हैं। ठीक है, बजट के बारे में पूरा तरह से हम लोग पढ़े हैं, ये 2019 में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि एक संतुलित बजट जो होता है वो किसे कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब व्यय और प्राप्तियां बराबर होती है, जब व्यय बराबर प्राप्ति होती है, तभी क्या होता है कि संतुलित बजट कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? संतुलित बजट कहते हैं। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया कि यदि वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद 2000 रुपया है जबकि आधार वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद 1000 रुपया था, तो इस स्थिति में अपस्फीतिक जो होंगे वो कितना होंगे। ठीक है, कितना परसेंटेज अपस्फीतिक निकलेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो अपस्फीतिक जो निकलेगा इस हालात में 200% निकलेगा। कितना? 200% निकलेगा। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है एनुअल एग्जाम में वही सब क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी पूछा हुआ क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सेम आपको, इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस को कवर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे मापा जा सकता है। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, देख सकते हैं ना, हर सारा क्वेश्चन से पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जो मापने का एक तरीका होता है, कर राजस्व में वृद्धि करके भी और सरकारी व्यय में कटौती करके भी और सरकार द्वारा अपव्यय रोक कर। ठीक है, यानी राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है, तो तीनों मेथड लगा करके ये मतलब कम किया जा सकता है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ क्या पूछ रहा है कि सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित में किस उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है। ठीक है, कौन सा उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करती है बजट के अंतर्गत? ठीक है, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, सही बात है, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए तरह तरह की योजना लागू किए जाते हैं। ठीक है, संतुलित क्षेत्रीय विकास, यानी संतुलित क्षेत्रीय विकास करने का मतलब ये न कि अमीर और गरीब को मतलब बराबर रखा जाए, यानी आय का उसमें ज्यादा अंतर ना हो, सबका विकास हो। आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण, यानी आय और संपत्ति मतलब जो विषम है, किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है, उसका समांतर से समान रूप से वितरण हो, गरीब को भी मिले। तो ये जो है मकसद होता है, सरकार के बजट का मकसद होता है, ये तीनों उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका स्क्रीन पर, बजट के संगठक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, बजट के संगठक, तो बजट के संगठक के बारे में आपको पढ़ाया गया था, बजट प्राप्ति और बजट व्यय। तो ये जो दोनों हैं ये बजट कंपोनेंट है। ठीक है, यानी ये क्या है? बजट कंपोनेंट है। ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे पांचवें नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। ठीक है, ये भी 17 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क या फिर इनमें से सभी। तो ये जो हो जाएंगे सी, ये सभी हो जाएंगे। ये तीनों, आयकर भी, निगम कर भी और सीमा कर भी सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों चीज इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर आपको पढ़ाया गया है। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? आयकर, उपहार कर, बिल्कुल ये आयकर भी आते हैं, इनकम कर जो होता है, उपहार कर, गिफ्ट टैक्स जो होता है, ये दोनों जो आते हैं प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये भी आपको 2014 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? अप्रत्यक्ष कर, यानी हम लोग जो कर देते हैं वो अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क और बिक्री कर, ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष कर होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे वे जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं, क्या कहते हैं उसको? ठीक है, तो इसको जो कहे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको कहते हैं राजस्व व्यय। क्या कहते हैं इसको? राजस्व व्यय। ऐसा खर्च जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करता, उसको क्या कहते हैं?
राजस्व व्यय कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्यक्ष कर है आयकर, उपहार कर या फिर ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पूंजी बजट शामिल करता है, पूंजी बजट शामिल करता है राजस्व प्राप्तियों तथा व्यय या फिर पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर या फिर इनमें से कोई नहीं। पूंजी बजट, ठीक है। तो ये जो शामिल करता है, किसको शामिल करता है? पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी पूंजी बजट शामिल क्या क्या करता है? पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि क्लासिकल विचारधारा निम्नलिखित में से किन तथ्यों पर आधारित है? क्लासिकल विचारधारा, तो ये जो तथ्य है ये है तीनों तथ्य पर, तीनों तथ्य हो जाएंगे ना। से का बाजार नियम, मजदूरी दर की पूर्ण लोचशीलता, ब्याज दर की पूर्ण लोचशीलता, ये तीनों तथ्यों पर, तीनों स्टेटमेंट पर आधारित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा की स्वाभाविक ढंग से बनाए रखती है, ठीक है। कि पीगू, केन्स, मार्शल या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीगू, किसके अनुसार? पीगू के अनुसार। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 केन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण निम्नलिखित में कौन है? निर्धारक, ठीक है, यानी निर्धारण करने वाला, ठीक है, कौन सा फैक्टर है? तो ये इसका जो निर्धारण करता है वो करता है सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति, यानी सामूहिक डिमांड और सामूहिक यानी पूर्ति, यानी जो मतलब सप्लाई होता है, ठीक है। तो केन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक ये दोनों है, ठीक है। यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 केन्सियन बचत निवेश दृष्टिकोण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्नलिखित में से किस बिंदु पर होगा? ठीक है, 2015 में एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिंदु पूछी जा रही है, कंडीशन। तो इसका जो कंडीशन होगा वो हो जाएगा एस ग्रेटर देन आई, एस ग्रेटर देन आई होगा तभी ये चीज होगा, ठीक है। यानी यही कंडीशन फॉलो होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। सॉरी ये जो हो जाएगा इसका जो कंडीशन हो जाएगा वो हो जाएगा आई और सी, ये नहीं आई और बराबर सी, यानी आई बराबर एस हो जाएगा, सॉरी आई बराबर एस हो जाएगा तभी ये कंडीशन फॉलो होगा। यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? 16। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में किस में वृद्धि होता है? ठीक है, रोजगार, उत्पादन, आय या फिर सभी, तो तीनों चीज में वृद्धि होगा ना। किस में? तीनों चीज में, रोजगार में भी, उत्पादन, रोजगार में भी लोगों को रोजगार मिलेंगे, उत्पादन में ज्यादा होगा, लोगों के आय में भी वृद्धि होगा, आय एवं उत्पादन के संतुलन पर, ठीक है। सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर, सामूहिक डिमांड पर वृद्धि होगा। सामूहिक डिमांड, अगर लोगों का डिमांड ज्यादा बढ़ेगा तो लोग ज्यादा काम मिलेंगे, ज्यादा रोजगार होगा, उत्पादन ये भी ज्यादा होगा, आय भी ज्यादा होगा। ऑल ऑफ दिस का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो ये जो डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड करता है? प्रभावपूर्ण मांग पर, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केन्स के सिद्धांत का संबंध किससे है? केन्स के इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो सिद्धांत है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है प्रभावपूर्ण मांग प्रवृत्ति, उपभोग प्रवृत्ति, बचत प्रवृत्ति, तीनों से है। ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कर प्राप्तियों में शामिल की जाती है, क्या कि कर प्राप्तियों में शामिल की जाती है आयकर, संपत्ति कर, उत्पाद कर, बिल्कुल तीनों ना। कर प्राप्ति का मतलब समझते ना, यानी टैक्स वसूली, टैक्स वसूली तो आय से भी टैक्स होता है, इनकम टैक्स भी होता है, यानी लोगों के जो आय होते हैं उससे भी टैक्स वसूली जाती है, संपत्ति से भी टैक्स वसूली जाती है, उत्पाद से भी टैक्स वसूली जाती है। तो ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। गैर कर प्राप्तियों में किसे शामिल किया जाता है? ठीक है, गैर कर प्राप्तियों में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो फीस, लाइसेंस एवं परमिट, जब्त संपत्ति, दंड एवं जुर्माना, सभी को, तीनों को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका
आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 21। पूंजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक जो है वो क्या है? पूंजी प्राप्ति के मेन कंपोनेंट जो है वो है आपका ऋणों की वसूली, ऋण एवं उधार, सार्वजनिक उद्यमों के अंश पत्रों का निवेश, ऑल ऑफ दिस, यानी तीनों के तीनों हैं पूंजी प्राप्तियों के मेन घटक, प्रमुख घटक यानी मेन फैक्टर है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 22। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है कि विकासात्मक व्यय के अंतर्गत निम्न में से कौन आते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण या फिर इनमें से सभी। विकासात्मक व्यय, ठीक है, तो ये जो आते हैं इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे? तीनों आ जाएंगे, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, सामाजिक कल्याण, तीनों के अंतर्गत जो व्यय होते, खर्च होते, वो किस में आते हैं? विकासात्मक व्यय। यानी विकासात्मक व्यय किसको कहते हैं? वैसा व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। तो वैसा खर्च जिसके माध्यम से मतलब जिसका खर्च जो जिसके मतलब वजह से विकास होता है तो उसको क्या कहेंगे? विकासात्मक व्यय। ठीक है, शिक्षा अगर मतलब बढ़ाई जा रही है तो शिक्षा में विकास हो रहा, स्वास्थ्य में विकास हो रहा, सामाजिक कल्याण में बढ़ोतरी यानी विकास हो रहा, समाज में विकास हो रहा है, कल्याण का विभाग में यानी कल्याण के क्षेत्र में या फिर आर्थिक क्षेत्र में, तो यहाँ क्या और विकास हो रहा है। ठीक है, तो विकासात्मक व्यय के अंतर्गत तीनों आ जाते हैं, इनमें से सभी क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 23, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गैर विकासात्मक व्यय के अंतर्गत निम्न से कौन आते हैं? पुलिस, कानून तथा व्यय व्यवस्था या फिर वृद्धावस्था पेंशन या फिर इनमें से सभी। तो गैर विकासात्मक व्यय के अंतर्गत तीनों चीज आ जाएंगे, पुलिस के मतलब पुलिस के व्यय, उसके बाद कानून तथा व्यवस्था के व्यय, वृद्धावस्था पेंशन जो दी जाती है वृद्ध लोगों को। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो है गैर विकासात्मक व्यय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में 24, प्राथमिक घाटा बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो प्राथमिक घाटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? उसको कहते हैं राजकोषीय घाटा माइनस कर देंगे ब्याज भुगतान। ठीक है, राजकोषीय घाटा यानी माइनस ब्याज भुगतान, तो बराबर क्या निकल जाएगा? प्राथमिक घाटा निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? ठीक है, ये 2018 और 2020 का बोर्ड मॉडल पेपर में आया है। उत्पाद कर, सीमा कर, बिक्री कर या फिर इनमें से सभी। बिल्कुल तीनों के तीनों क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है? पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पुल के निर्माण में पूंजीगत व्यय होता है। क्या होता है? पूंजीगत व्यय। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछा गया है विकासशील, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे प्रयुक्त होगा यानी उपयुक्त होगा? घाटे का बजट, संयुक्त संतुलित बजट, बचत का बजट या फिर इनमें से सभी। तो विकासशील का मतलब समझते हैं ना, जैसे कि भारत विकासशील राष्ट्र है, विकास कर रहा, पूर्ण रूप से विकास नहीं किया, तो घाटे की बजट यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए बजट में क्या हो सकता है? बजट में क्या हो सकता है? आगम घाटा या फिर प्रारंभिक घाटा, वित्तीय घाटा या फिर इनमें से सभी। तो बजट में जो शामिल होते हैं, आगम घाटा भी होते हैं, प्रारंभिक घाटा भी होते, वित्तीय घाटा भी होते, तीनों के तीनों चीज इंक्लूडेड होते, तीनों के तीनों चीज आपका शामिल होता है बजट में। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 29। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? पूंजीगत व्यय के अंतर्गत क्या चीज आते हैं? ब्याज का भुगतान, मकान का क्रय या फिर क्रय, मशीनरी व्यय या फिर सभी। तो ये जो हो जाएंगे आपका ब्याज का भुगतान, ये सरकार की पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, बजट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी? काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा यानी फ्रेंच शब्द बुजिटा से हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 31, कौन अर्थशास्त्र में आय, रोजगार एवं उत्पादन के अंतर नहीं है? कौन अर्थशास्त्र में आय, रोजगार और उत्पादन में अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है? तो आपको पढ़ाया गया था, ये हो जाएंगे समष्टि अर्थशास्त्र में। क्या समष्टि अर्थशास्त्र में ऐसा डिफरेंस नहीं होता है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, किसके अनुसार रोजगार सिद्धांत को समूह मांग सिद्धांत भी कहा जाता है? ठीक है, कौन अर्थशास्त्री के अनुसार? तो ये कौन हो जाएंगे? केन्स के अनुसार रोजगार सिद्धांत को समूह मांग सिद्धांत भी कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, एक वित्तीय वर्ष में सरकार को जो सभी साधनों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक नीति कहलाती है? बजट प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां या फिर राजस्व प्राप्तियां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो कहते हैं अनुमान लगाया जाता है बजट प्राप्तियां, इसको क्या कहते हैं? बजट प्राप्तियां। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35,
तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बजट प्राप्तियां। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्व प्राप्तियों की जो घटक है, राजस्व प्राप्ति के जो मेन कंपोनेंट है या फिर उनके जो फैक्टर है वो क्या है, कर प्राप्तियां या फिर गैर कर प्राप्तियां, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो मेन कंपोनेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, दोनों कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियों की मेन कंपोनेंट्स घटक है, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, फौज शब्द यानी बजुटा का जो अर्थ होता है ये क्या होता है। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसका अर्थ होता है एक चमड़े का थैला या बटुआ। ठीक है, एक चमड़े का थैला या बटुआ, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। यहाँ आपका बी में भी थैला दिया है तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए और सी दोनों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, यानी सी में। देखिए क्वेश्चन में 37, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में से कौन है। बजट प्राप्तियों के संगठक, तो इसके जो घटक हैं यानी कंपोनेंट हैं वो राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 38, निम्न में से कौन राजकोषीय घाटे से नहीं होने वाला खतरा है। निम्न में से कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है। ठीक है, यहाँ जो खतरा है, खतरा नजर आ रहा है वो हो जाएंगे आपका सफेदीकारी दबाव, यानी सफेदीकारी दबाव जो है ये क्या है, राजकोषीय घाटे से होने वाला एक खतरा है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 39, निवेश गुणक सिद्धांत की अवधारणा किनसे दी थी। के यानी मल्टीप्लायर के बराबर 1 - MPC हम लोग लिखे हैं। ठीक है, इसको इसकी जो अवधारणा दी थी किसने दी थी, किन्स कहान या फिर हैंसन या फिर मार्शल, तो किन्स साहब ने, कौन, किन्स साहब ने यह अवधारणा दी थी, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 40, अतिरेक मांग उत्पन्न होने के कारण कौन से है, यानी अतिरेक मांग जो उत्पन्न होती है इसके क्या कारण है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, ये भी कारण है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, ये भी कारण है, करों में कमी, ये भी कारण है, इसी के कारण उत्पन्न होता है आपका अतिरेक मांग। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 41, किन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा, किस नाम से जाना। ठीक है, किस नाम से पुकारा। ठीक है, तो अपूर्ण रोजगार संतुलन, अपूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से पुकारा, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, किस स्थिति में सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई जाती है, किस स्थिति में सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई जाती है, तो वो जो स्थिति होता है वो होता है न्यून मांग की स्थिति। कौन सा स्थिति, न्यून मांग की स्थिति में सस्ती मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। 43 में करा कि राजकोषीय अनुशासन का सूचक कौन है। राजकोषीय अनुशासन का जो सूचक है, जो इंडिकेटर है वो कौन है, शून्य प्राथमिक घाटा। क्या हो जाएंगे, शून्य प्राथमिक घाटा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। ठीक है, सार्वजनिक व्यय, कर, सार्वजनिक ऋण या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ जो शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है तीनों, सार्वजनिक व्यय को भी, कर को भी, सार्वजनिक ऋण को भी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्तियां नहीं है। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां नहीं है तो ये हो जाएंगे विदेशी अनुदान। यदि विदेश से जितने भी अनुदान दिए जाते हैं, जितने भी गिफ्ट किए जाते हैं, ठीक है, तो वो जो है राजस्व प्राप्तियां नहीं है। बाकी ये तीनों ऋणों की वसूली, सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ और संपत्ति कर, ये तीनों के तीनों जो है राजस्व प्राप्तियां हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत शामिल है। सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत तीनों चीज शामिल है, आयकर, निगम कर और शुल्क कर, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, बजट की अवधि क्या होती है। बजट की अवधि 1 साल में, यानी 1 साल के बाद ना बजट मतलब पेश किया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2020 का एनुअल एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू व्हाट। फॉर्मूला पढ़े हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मार्जिन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, किन के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलित
स्तर स्थापित हो, जहां स्थापित होता है, जहां कंडीशन पूछा गया तो वो कंडीशन कौन सा होगा जो स्थापित होगा, तो AD बराबर AS जब हो जाएंगे तब ये कंडीशन फॉलो होगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निवेश के निर्धारक घटक कौन है, ठीक है। तो निवेश के निर्धारक घटक जो है वो क्या हो जाएंगे, ये पूंजी की सीमांत क्षमता, ब्याज दर, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। दोनों जो है निवेश के निर्धारक घटक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। तो ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपका गेस किया गया है और यहां से लगा कि यहां से क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और मैं आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।